served as a overseas chief of BJP. इस बात की खुशी है कि मैंने वार्ड पे काम किया 87 में, देश पे काम किया। मैंने वार्ड से लेके वर्ल्ड तक काम किया है। पक्ष पलटने का दौर जारी होता है। ऑलमोस्ट हर पार्टी में ऐसा होता है। बीजेपी में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, फिर बहुत ही कम देखने को मिला है। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि यहाँ का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व्यक्ति से नहीं जुड़ता है। What was your motivation behind starting a first BCA college in Gujarat? कॉमर्स वाला जब क्लासेस में जाके सर्टिफिकेट ले सकता है, डिग्री क्यों नहीं ले सकता? बहुत लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियंस अपने प्रॉमिस पूरे नहीं करते हैं। जो पूरे नहीं करते वो पूरे हो जाते हैं। जब आदमी से आप ज़्यादा क्लोज हो जाओगे, आप इजीली अवेलेबल हो जाओगे, तो लोग आपको तुरंत फ़ोन करेंगे। वो चाहेंगे कि अभी के अभी कुछ ना कुछ उस पर आप एक्शन करो। लोग समझते हैं, कई लोग नहीं समझते, वो आपको सुनाना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं, समय आने पे आपको डांटना भी चाहते हैं। सिर्फ काम के नहीं हो। आपको 12 बजे भी फ़ोन आते हैं? रात को 2 बजे भी फ़ोन आ जाते हैं। आप अटेंड करते हो? अटेंड करते हैं। उसके सोसाइटी के बाहर खंबा बंद है लाइट का, तो भी खान आ जाता है कि यार एक हफ्ते से बंदे का को वोट ले रहे हो। यार अभी क्या फ़ोन कर। Being a MLA, what was one moment that changed your life? Hi guys, welcome back to the Jani's podcast. I am your host Jani Sashank. Today the leader is joining us, who is known for his simplicity and whose actions speaks louder than his words. Yes, I am talking about Mr. Amit Thakur, who is the senior leader of Bharatiya Janata Party and also ex-national president of Bharatiya Janata Party Yuva Morcha wing, and he has also served as a of BJP, overseas friend of BJP. It is the international wing of BJP, and he served as the world chief of this wing, and he is also known for his educational initiatives and startup initiatives. आज हम उनसे पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे, उनकी स्टार्टअप इनिशिएटिव्स के बारे में जानेंगे, एंड जो करंट इश्यूज अभी चल रहे हैं उनके बारे में समझेंगे. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. हाय अमित सर, हाउ आर यू? फाइन माय डियर. કેમ છો? એકદમ સરસ. તમને મળ્યા પછી વધારે. थैंक यू सो मच. जब आप बीजेपी में थे, जब युवा मोर्चा में, तब आपने पूरे देश में अराउंड करीब 450 सिटीज़ में आपने ट्रैवल किया था एंड वहाँ का लोगों को समझा था, आपका जो मैसेज था वो प्रोवाइड किया था. सो उस टाइम के युवा का माइंडसेट कैसा था एंड आज के युवा का माइंडसेट कैसा है, उसमें आपको क्या फ़र्क दिखता है? मेरे बहुत ही इनिशियल स्टेज से, बचपन से मैं विवेकानंद जी के से प्रभावित रहता हूँ. विवेकानंद जी ने भी पूरे भारत को घूमकर भारत को समझा था. भारत एक ऐसी जगह है कि जहाँ हर डिस्ट्रिक्ट से आपको कुछ सीखना है. और राजनीति में भी यदि आप हो या राजनीति में आना चाहते हो तो उसकी कोई किताब नहीं है. जनता को समझोगे, जनता की सोच को समझोगे, जनता के सोच के समझने के ट्रैक को समझोगे कि जनता इस विषय को कैसे सोचती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है. एक ही प्रकार की चीज़ पे दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोगों का समझने का नज़रिया अलग होगा, रिएक्ट करने का नज़रिया भी अलग होगा. आप जितना ज़्यादा घूमे हो उतना ज़्यादा आपके निर्णय के अंदर उसका प्रभाव होगा. यदि आप किसी एक्स डिस्ट्रिक्ट के लिए सोच रहे हो और कोई विषय के बारे में सोच रहे हो तो आप निर्णय पे तुरंत आओगे जब तक आप उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को समझे हो. तो मेरा पहले से जब मैं घूमता गया तो ये विचार मेरा दृढ़ होता गया कि मुझे बहुत घूमना है, बहुत लोगों को मिलना है, बहुत सारे काम हाथ में लेने हैं. जो भी काम आपके पास लेके आते हैं, लोग काम से दूर भागते हैं. यार ये मेरा कहाँ काम है, ये मेरा काम नहीं, आप उनको मिलिए, आप उनको मिलिए. मैं प्रयास करता हूँ कि उनको कहूँ कि हाँ ये मेरा काम नहीं है, पर लाओ मैं
प्रयास करता हूँ। तो जब आप प्रयास करोगे, आप समझोगे, आपका वक्त अवश्य जाएगा, पर आपको उस प्रकार के लोगों से रूबरू होने का मौका मिलेगा और आपको एक नया लेसन, एक और आपके समझ में एक नया परिवर्तन वो आएगा। तो मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा लोगों को हम मिलेंगे तो वो तो बिना प्रवास के नहीं हो सकता। ओके। उस टाइम आप घूमे होंगे तो वहाँ उस टाइम तो इतना मोबाइल नहीं था, इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी, इतना कम्युनिकेशन के संसाधन नहीं थे। तो उस टाइम कम्युनिकेशन का तरीका ही कुछ अलग था। तो उस टाइम आप लोगों से बात करते थे। उस टाइम युवाओं का माइंडसेट थोड़ा अलग था। वहाँ के पढ़ने का तौर तरीका अलग था, ग्रो करने का तौर तरीका अलग था। आज हम देखने जाए तो मोबाइल है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, बहुत सारे संसाधन अवेलेबल है। आज लोग महत्वाकांक्षी भी ज़्यादा है पहले के मुकाबले। तो आपको क्या एक पर्टिकुलर चेंज देखने को मिलता है? आप अभी भी युवाओं से बहुत जुड़े हो, स्टार्टअप इनिशिएटिव से आपकी, एंड युवा मोर्चा में भी है आप। तो आपको क्या चेंज दिखता है पर्टिकुलर युवाओं के माइंडसेट में, उस टाइम के और आज के? देखो, समय बदलता है, समय के आधार पे काम करने के जो साधन है बदलते हैं, पर व्यक्ति की सोच कभी नहीं बदलती। आप वो उसकी गति बढ़ती है। नए साधन आए तो मुझे कहीं जाने में 4 घंटे लगते थे, फिर मैं 4 घंटे के बाद वहाँ से उतर के फिर कोई किसी साधन को पकड़ के वहाँ तक जाऊँगा, तब 4.5 घंटे के बाद मैं किसी बात को कह पाऊँगा। पर आज मैं वही 4 सेकंड में किसी को मोबाइल करके बोल देता हूँ। तो अंतर तो 4.5 घंटे का ही है, पर बात जो मैं कहूँगा और समझने का उनका जो प्रक्रिया है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। विषय यही है कि स्किल बदलता है कि आप जाके समझाओगे, आमने सामने बैठ के समझाओगे, और अभी आप मोबाइल पे समझा रहे हो, आप व्हाट्सएप कॉल पे समझा रहे हो, व्हाट्सएप वीडियो पे समझा रहे हो। तो आप जब बात रख रहे हो तो सामने वाला बंदा तो उसके समझ को आपको समझना है, उसके बैकग्राउंड को समझना है, वो किस बैकग्राउंड से आया हुआ व्यक्ति है। आप उसको जब समझोगे तो आप उसकी जगह पे होते तो कैसे सोचते। यदि आपने उसकी जगह पे अपने आप को रख के मन में सोच लिया है तो कभी कभार बहुत लंबा परिवर्तन नहीं आता है, वो वही निर्णय होता है जो वो चाहता है। और एम्पैथेटिक माइंडसेट। और उसके चाहने के बिना वो आपकी बात में हामी नहीं भरेगा। तो जब उसकी हामी जो है वो यदि आप समझ के ही बोलोगे तो उतना बात जो आप करवाना चाहते हो वो करेगा। भले ही संसाधन बदले, बट कन्विंसिंग की जो माध्यम थी उनको समझने था, एम्पैथेटिक माइंडसेट, वो तो वही का वही है। सो बैक इन द 1993 कि जब आप मोबाइल फ़ोन नहीं थे, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, तब आपने करीब 35,000 लोगों को, स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया था। अब तब आपकी एज भी 22 ईयर थी। यू आर एज अ 22 ईयर ओल्ड स्टूडेंट। इट इज़ ऑल साउंड्स लाइक अ मूवी। सो आपने उस टाइम पे इतने सारे लोगों को कैसे इकट्ठा किया? आपका मैसेज कैसे कन्वे किया उन लोगों तक? ऐसा है कि कांटा चुभने का दर्द एक समान होता है। तो वो कांटा कौन सा है जो हम सबको चुभ रहा है? आप उस कांटे के बारे में बात करोगे तो हर व्यक्ति उस दर्द को एक समान महसूस करेगा। हमने उस बात को जो हम महसूस कर रहे थे, हमने लाउडली उसको कहा कि हम ये मुद्दे हैं, उसको हमको उठाने हैं। तो सारे मुद्दे थे जो उस समय के युवाओं को लगता था कि हाँ यार, ये समस्या तो मेरे वहाँ भी है। तो हमने उस सारी समस्याओं को उठाया और हमने कहा कि ये सरकार का काम है कि इस सारी समस्याओं को निदान करें, मतलब जो हमारी पढ़ाई को ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो तुरंत सबने मिलकर हमको सहयोग किया कि हाँ ये बात तो है, और उसके लिए हम भी यहाँ लोकल अथॉरिटी को बोल पाए हैं पर वो कुछ करते नहीं हैं। तो चलो मिलकर एक जगह पे अहमदाबाद पे जाते हैं, इकट्ठा होते हैं और सरकार के कान तक अपनी बात पहुँचाते हैं। तो हमने घूमा उसके लिए 6 महीना 8 महीना घूमे, हर कैंपस पे जाके मिले,
और हर कैंपस के युवाओं को मिले, उसके युवा लीडर्स को मिले, सबको हमने जोड़ा, आह्वान किया, आने के लिए आह्वान किया। संगठन की भी ताकत लगती है, आप अकेले कुछ नहीं कर पाते हो, पर सारे मिलकर हमने जब प्रयास किया तो प्रयास सफल रहा। इट इज़ रियली साउंड्स लाइक अ मूवी। ये थोड़ा मैं इसको एक पैरेलल ब्रिंग करना चाहता हूँ। ये थोड़ा स्टार्टअप जैसे साउंड करता है। स्टार्टअप में भी सेम चीज़ होती है, कोई प्रॉब्लम फाउंड करना होता है कि लोग क्या फेस कर रहे हैं, उनकी डे टू डे लाइफ एनालिसिस करनी होती है, उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना होता है। आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है तो वो आपका प्रोडक्ट चलना ही चलना है। और आपने भी सेम ही किया, उसको लोगों को आवाज़ उठाया एंड गवर्नमेंट तक उसको पहुंचाया। गवर्नमेंट विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आपकी थोड़ी इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं कि ट्रेडिशनली क्या होता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो जनरली अदर पार्टीज़ की तरफ टेंड होती है एंड यू वर्क क्लोजली विद दिस कम्युनिटीज़। सो आपने उनकी आइडियोलॉजी कैसे चेंज की, वो उनको बीजेपी की तरफ कैसे लीन किया? एंड उस टाइम ही अराउंड सरदार पटेल जो बंद है डैम, उसका आंदोलन चल रहा था अंबिका पाटकर के द्वारा। सो उसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हम पार्टी के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। जब आप की नीतियों पे आपको भरोसा है और उस नीतियों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ के आप जनता के बीच में उतर जाते हैं, आपके जो लीडर्स हैं, जैसे इस जनरेशन को प्रभावित करने वाले जो लीडर हैं वो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने ट्राइबल क्षेत्र के लिए बहुत काम किया। वन बंधु विकास योजना को लेकर वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुद एक रथ यात्रा करके निकले और सबको मिले। एक ज़मीन उन्होंने अपनी मेहनत से तैयार की। हमको उस पर आगे चल के उसको नीचे गांव तक ले जाना है। आपका जब बड़ा लीडर होता है वो एक लेवल तक जाता है, आपका काम है उस लेवल से आगे और नीचे तक जाना। और आप ट्राइबल्स के साथ काम करने का सबसे पहला चीज़ है, जो भी बोलो सच बोलो। आप डबल बात करोगे तो वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे, वो आप पे पहले तो भरोसा नहीं करेंगे, पर जब भरोसा करेंगे तब वो सिर्फ आप पे ही भरोसा करेंगे। तो बड़े सरल लोग होते हैं और आप उनसे दिल से दिल की बात करो, उनके लाभ की बात करो, बिना छल कपट बात करो, तो वो आपकी इतनी मेहमान नवाजी करेंगे कि आपको लगेगा कि इतना प्यार तो हमको कहीं नहीं मिलता है। तो उस प्यार को आप अनुभव करो, उस प्यार को एंजॉय करो, उससे बेवजह मिलते रहो। और बेवजह मिलने पे वो इतनी बड़ी ताकत आपको देंगे कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमने बीजेपी के 35वें साल के लिए हमने एक मन में एक विचार आ गया कि यार कुछ बड़ा करते हैं, कुछ नया करते हैं। सम्मेलन और रैलियाँ तो बहुत करते हैं, पर इस बार का 35वां बीजेपी का जो वर्ष है उसको कुछ अलग तरीके से मनाते हैं। कौन सा ईयर था वो? 35th ईयर ऑफ बीजेपी एस्टेब्लिशमेंट, ये 2015 का था। तो हमने उस समय बाइक हाथ में ली और बाइक पे बैठ के निकल पड़े कि एक तहसील पंचायत केंद्र पे जाएंगे। उस तहसील पंचायत के सीट के 100 युवा बाइक लेकर हमको स्वागत करेंगे और दूसरी पंचायत तक छोड़ने आएंगे। तो हमने ऐसे 619 गांव तक हम गए और हर बार 100-150 बाइक हमारे साथ रहती थी। ये हमने 2.5 महीने का दौरा किया और जाके हमने हर गांव में बोला कि मोदी जी ने ये आयुष्मान कार्ड निकाले हैं, ये माँ कार्ड निकाले हैं और ये इस प्रकार का 11 योजनाएं हैं, ये सब आपको पता है क्या? बोले कि नहीं पता है। हमने कहा तो फिर ये कौन करेगा? तो मोदी जी तो आपको देना चाहते हैं, तो आपके अंदर से किसी न किसी पढ़े लिखे युवाओं को तैयार होना पड़ेगा कि जो सरकार की योजनाएं गांव तक पहुंचाए।
तो हमने कहा कि बोलो ये मोदी जी की योजना है, तो हम आपके गांव में सब मोदी मित्र बनाते हैं, कौन कौन बनेगा? तो सामने पे 100-200 लोग बैठे हैं, उसमें से कहीं कोई 3-4 लोग खड़े हो गए, 10-15 लोग खड़े हो गए, हम बनेंगे। फिर हम उसका रजिस्ट्रेशन करते थे मोदी मित्र के रूप में। और वैसे हमने 4500 मोदी मित्र बनाए एक डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद हमने कहा कि अभी आने वाले दिनों में जब बीजेपी का स्थापना दिन आ रहा है, तो इनको बीजेपी के विचारों से जोड़ते हैं। तो कैसे करेंगे? तो बीजेपी का जो फ्लैग है, उस फ्लैग में 33% ग्रीन पट्टा है। तो हमने वहाँ पे 11,000 महिलाओं को ग्रीन साड़ी पहन के बिठाया उस मानव कमल को बनाने के लिए। जो वाइट सा कमल है, उस वाइट में वाइट टोपी, वाइट टी शर्ट पहन के युवा को बिठाया। फिर आजू बाजू के गांव के लोगों को, जो गांव के कार्यकर्ता है, उसको ब्लैक टोपी ब्लैक टी शर्ट करके बिठाया। फिर जो भगवा था पूरा, उस भगवा में बाकी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो ट्राइबल कार्यकर्ता थे, उनको हमने वहाँ पे केसरी टोपी केसरी टी शर्ट पहन के बिठाया। फिर ऊपर से जब फोटो लिया, तब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। 35,000 लोगों का एक लार्जेस्ट ह्यूमन लोटस। तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसका नोट भी किया। तो ये हमारे लिए बड़ा लैंडमार्क सा काम रहा, जिसको फिर मोदी जी ने भी खुद ट्वीट करके उसको सराहा कि मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ इस प्रकार के नए तरीके से बीजेपी के स्थापना दिवस को मनाना। तो हमारे लिए वो भी एक उत्साहवर्धक मौका था कि देश का प्रधानमंत्री कार्यक्रम के 1.5 घंटे में ही ट्वीट करता है। तो हम, और वो भी नरेंद्र मोदी जी, तो वो कितनी बड़ी बात है। वाकई। तो सर, आपने बताया आपने इतने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, लोगों के साथ जा जाके कनेक्ट किया है। तो आज के टाइम पे आपको क्या लगता है, एक ग्रास रूट लेवल ज़्यादा पावरफुल है या फिर सोशल मीडिया का पावर ज़्यादा पावरफुल है? देखो, दोनों चीज़ महत्व की है। टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं हो सकता अब, और मेहनत के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। यदि आप खूब काम करते हो और टेक्नोलॉजी के बिना आप लोगों को पहुंचना चाहते हो, तो अब संभव नहीं है। अब लाइफ बहुत फास्ट हो गई। जो मोबाइल क्रांति के बाद व्यक्ति के पास समय बचा, तो व्यक्ति ने उस समय का उपयोग करके और आगे बढ़ने का फैसला किया। तो उसमें आज व्यक्ति के पास वक्त नहीं है। सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, पर वक्त नहीं है। तो वक्त नहीं है, तो वैसे टाइम में आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहोगे, तो आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। और सोशल मीडिया पे भी यदि आपकी स्टोरी में दम नहीं है, तो लोग जैसे टीवी में चैनल बदलते थे, वैसे आपकी स्क्रीन को स्क्रॉल कर देंगे। पर आपकी बात में दम है, क्योंकि आप काम कर रहे हो और उसका फ़ोटो है, और आप जस्ट स्माइल करके खड़े हो, उसका फ़ोटो है। तो दोनों में से स्माइल वाले फ़ोटो को लोग नहीं देखेंगे, पर आपने कुछ हटके कुछ काम कर रहे हो, कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो, कुछ नया काम कर रहे हो, कुछ समाज के लिए उपयोगी काम कर रहे हो, लोग जानना चाहेंगे यार ये क्या नया कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वही किताब बिकेगी जिसके अंदर कुछ स्टोरी होगी। तो काम तो करना ही पड़ेगा। यदि काम नहीं करोगे तो सोशल मीडिया आपको हीरो नहीं बना सकता। यस, इंटरेक्टिव हो, कुछ काम किया हो, तो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है जानने में। एग्री। कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, ये जब सरदार सरोवर डैम के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था मेगा पाटकर के द्वारा, तो जनरली वो जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनको हत्था बनाती थी, उनका उसका मैसेज कन्वे करने के लिए। वर्ल्ड बैंक से भी लोन के विरुद्ध भी बहुत आंदोलन किया, जो भी इनिशिएटिव थी इसके रिगार्डिंग उसके लिए भी बहुत आंदोलन किया। तो सो हाउ बीजेपी टैकल्ड दिस? उसमें खास करके मोदी जी ने जिस प्रकार से सद्भावना का संदेश फैलाने के लिए जो खुद अनशन किए, नर्मदा डैम के लिए खुद अनशन किए, ये सारे लोग, ये गुजरात की जो लाइफलाइन है नर्मदा, उसको पीछे
ले जाने के लिए, उसको न पूरा करने के लिए पूरे तरीके से लगे थे। गुजरात कैसे आगे ना बढ़े, ये सारा चीज़ था। उनको पता थी नर्मदा योजना की क्या ताकत है। तो और उस चीज़ को प्रतिकार करना ज़रूरी था, जो मोदी जी ने उस समय पे ठीक तरीके से पूरा प्रतिकार करते हुए, साथ में सिर्फ प्रतिकार नहीं, सिर्फ कानूनी जंग नहीं, उन्होंने इसको टाइम पे कैसे पूरा किया जाए। आज नर्मदा योजना पूरी की पूरी अपनी पूरे ताकत पे खड़ी है, 100% पूर्ण कार्य करके खड़ी है। कच्छ तक के लोगों के सपने पूर्ण कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो लीडरशिप है, तो उस लीडरशिप के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में हमें इतना फ़ायदा हुआ है कि आज गुजरात जहाँ पे देखने जाए तो खेड़ा से ऊपर पानी स्रोत है, उसके नीचे सौराष्ट्र हो या उत्तर गुजरात हो, वो हमारा जो जियोग्राफिकली हमारा स्टेट है वो ऐसा है कि जहाँ पानी की 70% जगह पे दिक्कत है। तो वहाँ पे नर्मदा ही हमारी एक ताकत है। जिन्होंने, नरेंद्र भाई ने विषय को समझा, हाथ में लिया, जिनके सामने लड़ना था उनके सामने लड़े भी, और जहाँ पे भी जीतना था या कार्य को गुड गवर्नेंस के माध्यम से पूर्ण करना था, उन्होंने किया। ना सिर्फ गुजरात, बाकी की जो राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उनको भी अब नर्मदा का पानी मिल रहा है। ओके, सो यू सर्व्ड एज अ ओवरसीज चीफ ऑफ बीजेपी। सो ये इनिशिएटिव का पर्पस क्या है बीजेपी के लिए, कि इंटरनेशनल लेवल पे ये वर्ड स्प्रेड करना? मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने वार्ड पे काम किया 87 में, सिटी पे काम किया, स्टेट पे काम किया, देश पे काम किया और वर्ल्ड पे भी काम किया। तो मैं कभी कभी ऐसे ही लाइट नोट पे कहता हूँ कि मैंने वार्ड से लेके वर्ल्ड तक काम किया है। तो मुझे उस बात का आनंद भी है। विश्व में जब मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष काल ख़त्म हो रहा था, तब क्या और आगे का काम किया जाए, तो मैं तब तक समझा था कि एक ये पूरा वर्ल्ड फैमिली है, और उसमें इस प्रकार से जो नैरेटिव्स विश्व में चलते हैं, उस नैरेटिव्स को कहीं ना कहीं ब्रेक करना होगा। और उसके लिए उनकी ज़मीन पे हमारे सपोर्टिव मानसिकता के जो लोग वहाँ रहते हैं, जो भारतीय हैं, जो भारत की भूमि से प्यार करते हैं, उनसे कनेक्ट करना होगा। तो हमने ये जिम्मेवारी जो पार्टी ने हमको दी, तो हमने उसके लिए प्रवास भी किए। हमने उस ज़माने में मैंने 37 देश में बीजेपी की ओवरसीज़ यूनिट की स्थापना की। तो 11-12 देश में तो खुद गया स्थापना करने के लिए, और वो काम करने का एक अलग अनुभव मिला। और उस प्रकार से वहाँ के लोग जो बीजेपी को भारत का मूल विचार समझ के उस विचार के लिए काम करना चाहते हैं, जो भारत से प्यार करते हैं, वो भाजपा से प्यार करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो काम का अनुभव भी एक वर्ल्ड कम्युनिटी से जुड़ने का मुझे मिला। ओके, तो ये जो इनिशिएटिव है, जो भारत विरोधी मानसिकता दोहराने वाली चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ पे भी विश्व में भारतीय हैं, वहाँ भारत बसता है, और जहाँ भारत बसता है वहाँ भारत के लिए आप कुछ भी नेगेटिव करोगे, वहाँ की कम्युनिटी अपनी व्यक्तिगत अस्तित्व का चिंता किए बिना वो वहाँ पे भारत के हितों के लिए उठ के खड़ी होती है। ये प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करती है। वहाँ के देश भी यदि कोई भारत के खिलाफ के निर्णय में सहभागी बनने जा रहे हैं, तो वहाँ का जो हमारा डायस्पोरा है, वो डायस्पोरा उसको कहेगा कि आप सही बात को समझ के अपने मत को व्यक्त कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत का विरोध के लिए आप विरोध करोगे। तो मुझे लगता है कि जो वहाँ का डायस्पोरा है, और ख़ास करके मोदी जी ने जिस प्रकार से डायस्पोरा को कनेक्ट किया है, वो पहले कभी भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर उस प्रकार से कनेक्ट नहीं कर पाया।
मोदी जी जाते उस देश में अवश्य इंडियन डायस्पोरा को मिलते हैं, उससे उनका हौसला बढ़ता है, उसका मान बढ़ता है। वहाँ के लोग सिस्टम में इनको जगह देते हैं, उनकी सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक गोल्डन टाइम है जो मोदी जी के समय में ये टाइम चल रहा है, जो विश्व का इंडियन डायस्पोरा बहुत ही अच्छी तरीके से भारत के हितों के लिए एक अच्छा समझदार ग्रुप बन के उभरा है। ओके। सो वन मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज़ नेपोटिज्म। जनरली देखने जाए तो उनके बच्चों के बच्चे डायरेक्ट आके गद्दी पे बैठते हैं, ऐसा जनरली देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में। तो ये चीज़ बीजेपी में देखने को नहीं मिलती या फिर बहुत ही कम देखने को मिलती है। सो बीजेपी ऐसी चीज़ों को कैसे मैनेज करता है? ऐसा है कि बीजेपी ये जमीन से खड़ी हुई पार्टी है, कांग्रेस एक आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी है। तो जो आंदोलन से खड़ी होने के बाद जब हमको आज़ादी मिल गई, उनका आंदोलन ख़त्म हो गया, पर आंदोलन के समय में जो बागडोर जिस परिवार के हाथ में थी, उस परिवार ने इतना कमांड किया कि एक नेपोटिज्म का एक पूरा रास्ता भारत के अंदर उन्होंने खोल कर रख दिया कि जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा। यदि उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, फिर भी क्योंकि वो हायरार्की से परिवार चलता आ रहा है, तो उससे देश को काफ़ी नुकसान भी हुआ। ऐसा भी नहीं है कि यदि किसी का बेटा भी है और मेहनत करके देश को समझ के, जनता को समझ के, गरीबों के दुख से दुखी होके, उनके सुख में भागीदार बन के यदि वो काम करना चाहता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर नहीं, मैं जाऊंगा, एक वर्ल्ड की डिग्री लेके आऊंगा और सीधा गद्दी पे बैठ जाऊंगा क्योंकि ये पिताजी की गद्दी है, तो ये तो अभी पहले वाला भारत नहीं है, ये चलाएगा नहीं। अब तो आपको भी इस फील्ड में ही आना है, तो अभी आपको अपने आप को साबित करना होगा। यदि आप जनता आपको स्वीकार करती है तो आप परिवार की राजनीति से आते हो तो भी जनता आपको लाइक करेगी, पर यदि आपने सीधे आके बैठना चाहा तो जनता आपको वोट नहीं देगी, आपको बहुत बुरी तरीके से हराएगी। ओके। जनरली कैसा देखने को मिलता है कि कोई भी पार्टी हो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उसके बाद पक्ष पलटने का दौर जारी होता है। ऑलमोस्ट हर पार्टी में ऐसा होता है। बीजेपी में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, फिर बहुत ही कम देखने को मिला है। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि यहाँ का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार से जुड़ता है, व्यक्ति से नहीं जुड़ता है। हम लोग कहते हैं पहले देश, फिर दल, फिर मैं। तो जिस कैडर के लिए देश ही पहले होगा तो वो सामने से किसी व्यक्ति के लिए अपने जीवन को नहीं देगा, वो अपने भारत के लिए जीवन को देकर बैठा है। तो जब पूरा माहौल ही ऐसा इर्द गिर्द में हो तो व्यक्ति को पता चल जाता है कि मैं इसके अंदर कुछ भी ऐसी बात करना चाहूँगा जो समूह से बढ़कर आगे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए होगी, तो मुझे ये कैडर सपोर्ट नहीं करेगा। तो किसी के मन में भी ऐसा आड़ा टेढ़ा विचार भी आता हो तो उसको पता है कि इस विचार के लिए मुझे समर्थन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये तो सारे देश को प्यार करने वाले लोग हैं। इनके लिए मेरी कैरियर या मेरा सोच, मेरा लाभ, मेरा स्वार्थ, ये इनके लिए मायने नहीं रखता है। ये देश के लिए न्यौछावर होने वाले लोग हैं। तो वो स्वाभाविक रूप से वहाँ से आगे सोचेंगे नहीं। खुरापाती विचार किसी के भी मन में आया हो तो बीजेपी एक ऐसी ज़मीन है, वहाँ उसको फलने फूलने की जगह नहीं प्राप्त होगी। ये लैंड ऐसी है जहाँ सिर्फ राष्ट्रवादी विचार ही पनपते हैं, वही ग्रो करते हैं। व्यक्ति से बड़ी विचारधारा है। सोच में है दम तो साथ है हम। आपकी इनिशिएटिव, स्टार्टअप इनिशिएटिव, आपने 2 समिट की वेजलपुर की एंड बड़े बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स आए, लीडर्स आए। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो
एंड आपको इससे क्या रिजल्ट मिला? सोच में है दम तो साथ में हम, मतलब कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ के युवा को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि भाई आप आइए नए विचार को लेकर, और आपका विचार में दम होगा जो एक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है, तो उस विचार को हम अवश्य के रूप में आपको ऐसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगे जिस प्लेटफॉर्म से आपको अपेक्षित मदद मिल जाए। हमारा काम है कि हम युवाओं के साथ खड़े रहें, जो युवा इस देश का निर्माण करना चाहते हैं। उम्र छोटी है, संसाधन कम है, विचार में ताकत है, तो उसको जो इनिशियल मदद की ज़रूरत है, उस मदद के लिए नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव देश में चलाया, जिसमें शुरू में उसको सीड मनी मिलती है, इनक्यूबेटर्स की स्थापना की, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनक्यूबेटर्स है, आगे जाके बैंक्स बैठे हैं, आगे जाके एंजल नेटवर्क्स बैठे हैं। तो पहले सिर्फ नौकरी प्राप्त करने की बात होती थी, अब युवा इस स्टार्टअप इनिशिएटिव की वजह से दूसरे सफल युवाओं के जैसे बनना चाहता है, और उनमें ये एक भरोसा पैदा हुआ है। ये सारे 30s के आजू बाजू की उम्र के लोग हैं, तो जो मिरेकल कर रहे हैं, यही आने वाला भारत है, यही भारत का कल है। तो जो आत्मविश्वास से भरा है, जिस प्रकार से स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की सफलता हुई, तो मैं भी सोचने लगा, क्योंकि मेरा पूरा जीवन यूथ के बीच में काम करते गया। तो मैंने सोचा कि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 750 ज़िले हैं, उस सारे ज़िले के अंदर मुझे हर ज़िले में से एक यूनिकॉर्न चाहिए। हमने कहा कि इस बात को उठा लेते हैं, इस बात के लिए काम करते हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे मत क्षेत्र में जो भी ऐसे युवा है, उसमें से उसके विचारों को जाके मिलते हैं। ऐसे हीरो को हम ढूंढते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा, यदि उसको हम सामने से मिलने गए तो। हमने इसके लिए वेजलपुर स्टार्टअप फेस्टिवल शुरू किया, इसका दूसरा सीजन भी हुआ। 10,000 जितने लोग उपस्थित रहे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर 42 है, तो मैंने 42 स्टॉल बनाए और सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को फ्री दिए। इस बार हमने रखा कि सारे जो क्षेत्र हैं जहाँ से भारत का भविष्य जुड़ा है, तो वो क्षेत्रों में हम काम करेंगे। तो सेमीकंडक्टर के 3 जितने स्टार्टअप आए, स्पेस के लिए 4 जितने स्टार्टअप आए, जो कृषि को आधुनिक करेंगे ऐसे 3 स्टार्टअप आए, जो प्राकृतिक खेती की बात करेंगे ऐसे स्टार्टअप आए। तो डिफरेंट ऐसे स्टार्टअप्स आए कि जिन्होंने आगे जाके मिरेकल ही करना है। उसमें स्ट्रेंथ है, उसमें सब्सटेंस है, उसमें ताकत है। तो कहीं ना कहीं से मुझे बहुत खुशी होती है कि स्टार्टअप फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद हम कहीं भी जाहिर कार्यक्रम में जाते हैं तो लोग उसमें से आके मिलते हैं कि भैया मैं आया था स्टार्टअप फेस्टिवल में, अब वहाँ मेरा ये स्टॉल था, वहाँ पे मुझे स्टॉल नहीं मिला था, फिर भी वहाँ पे जो मेंटर थे उससे मैंने बातें की, मुझे ये सीखने को मिला, मुझे ऐसे इन्वेस्टर मिले, उनको मेरा कम्युनिकेशन हुआ, उस कम्युनिकेशन में उन्होंने मुझे इस प्रकार से मदद किया। तो ऐसे कई सक्सेस स्टोरीज भी होती है कि जो हमारे स्टार्टअप फेस्टिवल के विचार को एक नया जोश देती है। और मुझे लगता है कि कभी ना कभी हमारे इसी सब प्रयास से, मेरे कम से कम मत क्षेत्र से ऐसे युवाओं की जो स्टोरीज आएगी कि जो हमें और पूरे भारत को गौरव देगी। Great, sir. As a 24-year-old kid, LLB student, what was your motivation behind starting a first BCA college in Gujarat? ऐसा है कि जब किसी चीज़ को लेके आपके मन में एक इनकार की भावना है, नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए, और आप उसका जवाब ढूंढने का प्रयास करते हो, तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ नया शुरुआत होने की जगह रहती है। जब मैं यही सब स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन करता था, मैं उस समय गुजरात यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट में भी था, तो मेरा बेसिक बैकग्राउंड कॉमर्स था। तो उस समय हमारे जो साथी विद्यार्थी थे
वो साइंस पढ़ के, इंजीनियरिंग करके, एमसीए करके वो बड़े बड़े तनख्वाह पे विदेश में जाते थे, क्योंकि उस समय Y2K करके एक समस्या थी। तो उस Y2K की वजह से बहुत सारे लोग को विदेश का वीज़ा क्या मिला। होता है Y2K? जब कंप्यूटर जब बने थे तो वो सारे प्रोग्राम हुए थे 2000 के लिए ही बने थे। जब 2001 आ जाएगा तो सारा कंप्यूटर सिस्टम वो विश्व का करप्ट हो जाने वाला था, ख़त्म हो जाने वाला था। तो उसको कहते थे Y2K। तो उस के लिए बहुत सारे प्रोग्रामर चाहिए थे, बहुत सारे टेक्नो सेवी यूथ चाहिए थे विश्व से। तो पूरे वर्ल्ड से लोग अमेरिका गए, वहाँ से उन्होंने अपना करियर बनाया। पर उसके लिए बेसिक वो लोग चाहते थे कि तुम्हारे पास कंप्यूटर का डिग्री है क्या, बराबर। और जो कॉमर्स से पढ़ा हुआ बंदा था वो कोई उस ज़माने में कंप्यूटर क्लास चलते थे, एपटेक है, NIIT है, ऐसे सब क्लासेस चलते थे। वो सर्टिफिकेशन कोर्स चलाते थे। तो हमने यूनिवर्सिटी में बात किया कि भाई जो साइंस पढ़ा है वो डिग्री ले रहा है और जा रहा है, जो कॉमर्स पढ़ा है उसको सर्टिफिकेशन मिल रहा है और वो 1000-2000 की नौकरी कर रहा है। मैंने कहा ये जो अंतर है उस अंतर को यूनिवर्सिटी सिर्फ एक कोर्स चालू करके उसको दे, क्यों कॉमर्स वाला जब क्लासेस में जाके सर्टिफिकेट ले सकता है तो कॉलेज में जाके डिग्री क्यों नहीं ले सकता। हमने इस बात की रजूआत की। उस समय के वाइस चांसलर ने कहा कि शुरू कौन करेगा। तो वहाँ से घूमते घूमते ये बात ही आई कि कोर्स बनाओ, कोर्स बनाने के बाद शुरू करो। हमने उस विषय को इनिशिएटिव लिया था वाइस चांसलर को उस ज़माने का। हमने कोर्स मटेरियल बनाकर जो कॉम्पिटेंट टीचर थे उनसे हमने दिया, सामने है। तो उस ज़माने में राज्य में जो पहले कॉलेज शुरू हुए BCA के अहमदाबाद में, उसमें से एक हमारा भी था। जो हमें उस बात की संतुष्टि है कि हम कह सकते हैं कि आज उस बात को 29 साल हो गए। गिफ्ट सिटी की बात करते हैं सर। गिफ्ट सिटी इज़ ऑलरेडी अ लैंडमार्क। इज इट द नेक्स्ट दुबई और सिंगापुर? क्या प्लान है? ये देश के प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है, ये सच्चाई है। जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ये पहला फिनटेक सिटी है जिसके अंदर विश्व में फाइनेंस को कंट्रोल करने की या कुछ दिशा देने की जिसमें ताकत है। आने वाले दिनों में जो गिफ्ट सिटी है, मुझे लगता है कि विश्व के सारे बड़े संस्थान यहाँ पे होंगे और उस संस्थानों के माध्यम से ऑलरेडी आ चुके हैं। JP मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनली, बड़े बड़े संस्थान आ गए और ये तो और आगे बढ़ने वाली स्टोरी है। तो इसमें बहुत सारे संस्थान आएंगे और यहाँ से ही एक जो विश्व एक चैनलाइज फाइनेंस और टेक्नोलॉजी मिलाकर आगे बढ़ना चाहता है, तो वहाँ गिफ्ट सिटी का बहुत बड़ा प्रदान होगा। ओके, श्योर थिंग। बहुत लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियंस अपने प्रॉमिस पूरे नहीं करते हैं, आपका क्या जवाब है उनको? पूरे नहीं करते, वो पूरे हो जाते हैं। yes. तो प्रॉमिस तो है कि जिसको आपको पूरा करना है। को ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो वो किसी को पता नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब राजनीति में हो, पद पे हो, तो सिनेमा के 80 mm के 80 cm के पर्दे पे आप हो, तो आपको आपकी हर छोटी चीज़ को बड़े पर्दे पे लोग रोजाना देखते हैं। आपके हर कर्म को, हर कर्तव्य को लोगों के नज़र में से ही आप जा रहे हो। तो यदि आपने कुछ भी बोला है तो सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मैं आज भी यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, 10 साल में मैं यहाँ से कुछ अलग होऊंगा तो लोग कहेंगे कि देखिए तेरा वीडियो मेरे पास है। तो अभी सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। आप का दूसरा यानी पहलू हो ही नहीं सकता। आपको आज जो बोल रहे हो
आप में यदि वो ताकत है कि कल वैसे ही रहोगे तब आज बोलो, तो आपकी ज़िंदगी एक ही टाइप की होनी चाहिए। एक ज़िंदगी में दो टाइप की ज़िंदगी जियोगे तो ज़रूर से पछताओगे। Yes, sir. uh, what is the funniest or weirdest request you have ever received from your voters? रोज़ाना कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो हम तो उसको बड़े ही लाइट तरीके से लेते हैं, यानी ऐसा कुछ तो है नहीं। पर जब आदमी से आप ज़्यादा क्लोज हो जाओगे, आप इजीली अवेलेबल हो जाओगे, तो लोग आपको तुरंत फ़ोन करेंगे और वो चाहेंगे कि अभी के अभी कुछ ना कुछ उस पर आप एक्शन करो फ़ोन पे, क्योंकि आपका फ़ोन नंबर सबके पास है। ऐसी आपकी इच्छा है तो आपको रात को 12 बजे भी कोई भी फ़ोन आएगा, और वो फ़ोन आपके लिए नहीं होगा, पर ज़रूर है कि कई लोग समझते हैं, कई लोग नहीं समझते। वो आपको सुनाना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं, समय आने पे आपको डांटना भी चाहते हैं। तो आपको उसको भी हंस कर लेना है, क्योंकि आखिरकार जनता ही जनार्दन है। तो यदि वो डांटते हैं आपको तो आपको स्माइलिंग फेस से कहना है, नहीं आप सही है, मैं इस पे प्रयास करूँगा। तो क्योंकि वो गुस्सा भी होता है, तो क्योंकि वो आपको प्यार करते तब और आप पे भरोसा है तो आपको फ़ोन करते हैं। तो आपको ये भरोसा रखना है कि वो आपको डांट भी रहे हैं तो वो आपको प्यार करते हैं। नहीं तो यदि आप बताने लायक ही नहीं लगोगे, पॉलिटिकल आदमी को कोई बहुत समस्या लेकर आए उससे डरना नहीं चाहिए, समस्या न लेकर आए उससे डरना चाहिए। जब लोग आपसे पास कोई समस्या लेकर ही नहीं आएंगे तो समझ लो कि आप किसी काम के नहीं हो। आप जब वहाँ बहुत समस्या आई तो आप ये मत समझो कि यार ये क्या है, क्या मेरे आप एरिया सॉल्व करो इसलिए ज़्यादा आ रही है, वरना आती ही नहीं। लोग आप उसके लिए प्रयास कर रहे हो और उनको भरोसा है कि हाँ इसको बोलना चाहिए, बराबर। तो हो सकता है 99% लोग समझकर आपकी बात को जवाब सुनकर ओके कह देंगे। 1% होंगे कि वो आप अच्छा करोगे बुरा करोगे आपको डांटना चाहते हैं, सुनना है। आपको रात को 12 बजे भी फ़ोन आते हैं? रात को 2 बजे भी फ़ोन आ जाते हैं। आप अटेंड करते हो? अटेंड करते हैं। यदि कोई रात को नौकरी से वापस आया है तो उसके सोसाइटी के बाहर खंभा बंद है लाइट का, तो भी फ़ोन आ जाता है कि यार 1 हफ्ते से बंद है, काहे को वोट ले रहे हो। तो आपको नहीं, मुझे प्लीज़ आप एक काम कीजिए, मुझे वहाँ एक खंबे पे नंबर होगा, मैं जवाब यार अभी क्या फ़ोन करते हो, ऐसे नहीं करता। मैंने एक काम करो, वहाँ थोड़ा टॉर्च से देखो, एक नंबर होगा, वो नंबर मुझे कहो, मैं सुबह अधिकारी को बोलता हूँ, मैं कल दोपहर तक करवा दूंगा इसको। तो उन्होंने भरोसे से फ़ोन किया है, नहीं करना चाहिए, पर किया है तो आप उनसे झगड़ोगे तो वो आपके 10 और वोट खराब करेगा। एमएलए की लाइफ दिखती इजी बट है डिफिकल्ट। क्योंकि आप लकी हो कि बहुत हजारों लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, पर आपको पार्टी ने पसंद किया है और जनता ने आपको वोट दिया है। तो और ये आप खुद इस लाइफ को पसंद करके आए हो, तो फिर फरियाद के लिए आपके पास तो वक्त नहीं है, यानी आपके पास मौका ही नहीं है। तो आपको अवश्य से उसके लिए तैयार रहना है। इट इज़ अ डेफिनेटली टफ लाइफ, और पर उसको जब आप एंजॉय करोगे कि भाई हाँ मैं हूँ कि मैं किसी के काम के लिए अधिकारी को फ़ोन कर सकता हूँ और अधिकारी मेरी फ़ोन को सुनेगा, क्योंकि मेरा पास वो दायित्व है, वो पद है, तो फिर मैं क्यों नहीं करूँगा। तो आपको करना है। ओके, सो सर, फ्रॉम बीइंग अ ABVP स्टूडेंट यूनियन लीडर टू एंड बीइंग अ MLA, what was one moment that changed your life? बस चेंज तो क्या है कि जब
परिस्थितियाँ जब सामने आती है और मौके ऐसे सामने आते हैं कि आपको कहना है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ या मैं यहाँ पे लड़ लूँ। तो जब एक बार हमें उस समय जब हम एंटर कर रहे थे तो एक पहला ही मेरा कार्यक्रम था। हमने उस समय की जो गवर्नमेंट है उसके सामने एक नूतन नवनिर्माण आंदोलन शुरू किया था। तो वहाँ पे हमें वहाँ का जो मंत्री था उसका हमें ऑडिटोरियम में जाके विरोध करना था कि भाई हम दुनिया को बताएं कि ये जो सरकार है, करप्ट सरकार है, उसका हम विरोध कर रहे हैं और उस विरोध को हमको बताना है। जब हमने तय किया तो तय करने वाले 150 लोग थे। वहाँ पे गए क्योंकि हमने अगले दिन कह दिया था कि हम इनका विरोध करेंगे। तो वहाँ पे पूरा पुलिस यानी एकदम वो छावनी में इलाका तब्दील हो गया था। तो बड़े बड़े हेलमेट, बड़े बड़े वो उस ज़माने में बाम्बू के वो गार्ड आते थे, शील्ड आते थे। तो सब लेकर हाथ में डंडे लेकर 100-200 पुलिस वाले खड़े हैं। तो वो देख के 150 में से 145 चले गए। फिर 5 लोग थे। तो हमने कहा कि क्या करना है, भागना है या करना है? तो बोले करना है। तो उसमें से जाना पहचाना चेहरा मैं था। तो मुझे पुलिस ने वहाँ बाहर रोका। इधर उधर की बात करके मैं अंदर जाने में प्रवेश में सफल हो गया। जब सफल हो गया तो विरोध किया तो बहुत पिटाई हुई। तो उस ज़माने में हमको जब पेड़ पे बांध के मारा पुलिस ने, तो उस मार के साथ हम तैयार हो गए कि नहीं, ये ज़िंदगी है जिसमें लड़ना है। उस दिन भाग गए होते तो शायद कहीं काम धंधा नौकरी कर रहे होते। तो लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते कहाँ निकल गया पता नहीं। इंटरेस्टिंग। जनरली लोगों के बीच में राजनीति को लेकर क्या मिसकंसेप्शन होता है? आप इतने लोगों से मिलते हो रोज बरोज। यानी मिसकंसेप्शन ये है कि ये लोग अपने खुद के लिए जीते हैं। ये लोग इस प्रकार के यानी पर जब आप का लाइफ बहुत ओपन है तो लोग आपके बारे में जनरल अवधारणा से आपको एक्सेप्शन भी देते हैं, कहते हैं कि नहीं यार आप ठीक कर रहे हो। तो पर कुछ परसेंटेज लोग तो ऐसे होते हैं जो जनरल अवधारणा के साथ चलते हैं कि भाई हाँ पॉलिटिशियन तो ऐसे ही होंगे। तो वो कभी कभी 2-5-10% जो हमको नहीं जानते होते हैं, कई ज़िंदगी में हमें रूबरू नहीं हुए, मिले नहीं, सामने आए नहीं, और बस रैंडम कभी कमेंट करते हैं तो समझ के अंदर से दुख होता है, पर उसको भी स्माइलिंग फेस से हम बोल देते हैं ठीक है चलो। पर जनरली जब आप मैंने बोला ना कि आपका बहुत ही लाइफ स्पष्ट है, तो सामान्य रूप से जो मेजर लोग आपको जानते हैं वो आपको उस प्रकार से रोज़ाना बूस्टअप करते हैं कि तुम करते रहो। तो जनरल परसेप्शन जो बनता है पॉलिटिशियन का, उससे आप अपने आप को अलग रख के काम भी कर सकते हो। ओके। लोगों के मन में जो पहले के एक्सपीरियंस हुए होते हैं उससे एक बायस बन जाता है कि एक नेता ऐसा है तो जनरली ऐसा ही होगा, बट यू टैकल्ड इट। पॉलिटिकल फैटर्निटी ने गलतियां भी पहले बहुत की है, तो आपको उस लेगेसी को आगे काम करना है, उस लेगेसी को आपको अपने काम से बदलना है। अच्छे भी लोग थे जिन्होंने एक लैंडमार्क खड़े किए। उस समय को फ़ायदा उठाने के लिए ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पूरी फैटर्निटी का नाम भी ख़राब किया। तो पर अब चीज़ें बदली है। ऐसे लोग हैं उनकी पॉलिटिकल आयु 3 या 6 साल होती है। यदि आपको लंबा चलना है तो आपको कंसिस्टेंसी से चलना होगा।
રેપિડ ફાયર પર જઈએ છે. તમારે આનો कोई इसका आंसर आपको 1 या 2 वर्ड में देना है, या यस और नो. यूथ और एक्सपीरियंस, व्हाट ड्राइव्स द पॉलिटिक्स टुडे? दोनों. ओके. एक्सपीरियंस यानी जोश और होश दोनों की ज़रूरत है. अकेला जोश भी काम का नहीं है, अकेला होश भी काम का नहीं है. तो दोनों का मिक्स मैच ये भारत को आगे बढ़ाता है. योर फेवरेट गुजराती स्नैक? खमण. ऐसा है कि आप एक पूछोगे ना तो गुजरात को बांध दोगे. गुजरात में तो हर डिस्ट्रिक्ट पे कुछ ना कुछ है, तो मैं तो इतना घुमा हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट का कुछ ना कुछ व्यंजन आपको ले जाके साथ में खिला सकता हूँ. पर क्योंकि थोड़ा डाइट का ध्यान रखते हैं तो अभी सीधे ही खाखरा पे ही हम जाना चाहते हैं. ओके. व्हाट मेक्स गुजरात स्टैंड आउट ऑफ अदर स्टेट्स? किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना, लड़ते रहना, बड़ा सोचना, और सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है. मगर आप किसी भी भूमि पे पहुंच के वहाँ पे सफलता की कहानी लिख सकते हो. ये गुजराती है. वन वर्ड टू डिस्क्राइब बीजेपी? जन जन की पार्टी. इफ यू weren't in the politics, what you be doing today? कुछ भी अच्छा करते काम, यानी जिससे देश को फ़ायदा होता, जो भी करते हैं वो स्पष्ट करते, नीट एंड क्लीन करते. तो मुझे लगता है कि मैं होता तो कहीं उस ज़माने में एनसीसी का सीनियर अंडर ऑफिसर था, आरडीसी परेड में कंटिजेंट कमांडर भी था. तो यदि यहाँ पे नहीं होते तो अवश्य हम कहीं आर्मी में ही होते. Thank you so much, sir, for joining me. Thank you so much, guys, for joining me. And stay tuned till the next podcast. Hope you guys enjoy the podcast. Thank you.